देखो आज आपके चालू हो रहा है ठोस वस्तु के आयतन, ठीक है। ठोस वस्तु के आयतन से हर पेपर में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हर पेपर में आएगा, चाहे वो सेंटर की हो चाहे राजस्थान की, ठीक है। स्टेट कोई से भी स्टेट की हो चाहे सेंटर की। अब देखो ठोस वस्तु के आयतन पहले, इससे पहले 2D वाले होते हैं ना, क्षेत्रफल वाले, जो ये 3D वाली चला रहा हूँ, इससे पहले 2D होता है, उसके बेस पे ये होता है। लेकिन 2D में मैं आपको अभी क्या बताऊंगा, एक तो वृत्त बताऊंगा है ना, और एक वर्ग बताऊंगा। देखो पूरे सूत्र बनाने सिखाऊंगा अभी मैं ठोस वस्तु के आयतन से। आपको कोई भी सूत्र याद करने में समस्या नहीं होगी, एक भी सूत्र याद करने में, है ना। लेकिन उससे पहले वर्ग अभी 2 चीज बता देते। एक आयत बता रहा हूँ, ठीक है। आयत वैसे कभी कभी त्रिभुज से भी आएगा, आपके पिरामिड आएगा, है ना, प्रिज्म आएगा, लेकिन अभी यही देखो, ठीक है। वृत्त आपको याद होना चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यही होता है। क्षेत्रफल होती क्या चीज है, पहले तो ये भी समझो। इसके अंदर की जगह, कितनी जगह घेर रही है क्षेत्रफल, और वृत्त की परिधि, है ना। अब परिधि का मतलब होता है अन्य, जैसे आयत में क्या बोलेंगे उसको, परिमाप, है ना। वृत्त में परिधि बोल देते उसी। 2 पाई आर। अब परिधि क्या होती है, इस बिंदु से जैसे स्टार्ट किया पूरा राउंड काट के वापस यहाँ तक आने में कितनी दूरी तय की, समझिए। परिधि क्या होती है, जैसे कोई क्रिकेट का मैदान है, चारों तरफ जैसे बाउंड्री कर दिया, है ना, चारों तरफ बाउंड्री कर दिया, इस बाउंड्री की लंबाई, है ना, या वृत्ताकार एक खेत है, तार बाउंड्री कर दिया चारों तरफ, तो तार की लंबाई, यही होती है परिधि। ये बात आपको सबको समझ में आ गया होगा, है ना। और पाई का मान जानते हो क्या होता है, 22/7। पाई बराबर 22/7, ये आपको मानना पड़ेगा। वैसे पाई का पूर्णतः मान अभी तक खोज नहीं हुई, ठीक है। सबसे निकटतम पाई का मान क्या होता है, 22/7। कभी कभी आपको 3.14 दिया हुआ होगा तो 3.14 रखना होगा, नहीं दिया हो तो आपको 22/7 ही मानना होगा, क्योंकि आज तक खोज जितनी भी हुई है सबसे निकटतम मान यही रखा गया है, ठीक है। वैसे पाई क्या होती है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, पाई का मान हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, पाई हमेशा अपरिमेय, लेकिन 22/7 तो परिमेय है, क्योंकि जिस भी संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है वो संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या। तो ये तो परिमेय है, और ये अपरिमेय तो बराबर थोड़ी हो सकती है, बराबर नहीं है ये। लेकिन सबसे निकटतम जो खोज हुई आज तक यही हुई है, पाई का मान क्या खोज हुई है, 22/7। किसी कोई दिक्कत नहीं। चलो वर्ग पे आ जाओ, पाई का मान 22/7 रखोगे और ये आप कर सकते हो, समझ गए। क्षेत्रफल क्या होता है, परिधि क्या होती है। वर्ग है, इसमें क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, है ना भाई। ये भुजा है, जैसे नाम दे देता हूँ ABCD। और वर्ग की विशेषता, प्रत्येक भुजा लंबाई में बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण है ये 90 डिग्री के होंगे। और क्या विशेषता होती है, जैसे ये अगर मैं इसमें विकिरण डालूं तो लंब समद्विभाजक होते हैं, समद्विभाजक तो होते हैं लेकिन लंब भी बनाते हैं यहाँ, और लंब समद्विभाजक कौन से होते हैं, वर्ग के अंदर और पतंगाकार के अंदर ही लंब समद्विभाजक होते हैं। वर्ग और पतंग, आयत में लंब समद्विभाजक नहीं होते, समद्विभाजक ही होते हैं, ठीक है। चलो अभी आपकी सिर्फ इतना सा काम आएगा, क्षेत्रफल और परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 × भुजा। परिमाप आप समझ गए, जैसे इस आकृति का कोई खेत है और खेत के चारों तरफ की ये बाउंड्री, एक वर्गाकार खेत है, चारों तरफ अगर तार बाउंड्री कर दे तो इसे क्या बोला जाएगा, परिमाप, है ना। या खेत का डोला समझ लो, है ना। अब ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल तो यहाँ समझते हो, अंदर की जगह जहाँ बुआई जुताई करवाते हैं उसको क्षेत्रफल, और जहाँ बाउंड्री करते हैं उसको परिमाप, समझ गए ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब क्षेत्रफल आप समझते हो, अंदर की जगह लंबाई और चौड़ाई को गुणा करोगे, ठीक है। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है ना। चलो आगे देखते हैं।
आयत का परिमाप, अब देखो इसका पैरामीटर देखना है। आयत का पैरामीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, ठीक है। परिमाप मतलब दो कोष्ठक की लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आपको ये भी बता दूं ये क्यों होता है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो ये और ये तो आ गई, लेकिन ये और ये भी बच गई ना, तो इसके बराबर तो ये, इसके बराबर ये बच गई, इसलिए 2 से गुणा करते हैं, पूरी आ जाता है भाई। इसको जोड़ने से आधी लंबाई आ गई और आधी को पूरी करने के लिए 2 से गुणा करते हैं ना। चलो ये आपको उतारना है। और इसके बाद में अभी ठोस वस्तु के आयतन से संबंधित सूत्र बताता हूँ। बेलन, शंकु, घन, घनाभ जितने बनते हैं वो इन्हीं से बनेंगे सारे। देखो अभी जो 3 सूत्र लिखा है उनसे बनेंगे सारे सूत्र। सबसे पहले आपको ये याद करना है, जो 2 लाइन लिखा रहा हूं, ठोस वस्तुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस वस्तुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। अब कौन कौन से ठोस आते हैं, जैसे घन, घनाभ, बेलन इत्यादि। और ठोस वस्तुओं का आयतन, ठोस वस्तुओं का आयतन आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। इसमें भी कौन कौन सी आकृति आती है, जैसे घन, घनाभ और बेलन इत्यादि। और ठोस वस्तुओं का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इंटू प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। इसमें भी क्या क्या आएगी, जैसे घन, घनाभ, बेलन इत्यादि। दिख तो रहा है ना वीडियो इधर, नहीं दिख रहा, काफी दिख रहा है ये लाइन, इसके अलावा सब दिख रहा है। तो ये आपको समझ में आ गई, यही है घन, घनाभ और बेलन, ठीक है। आपको ये चीजें याद करनी पड़ेगी, 3 लाइन। अब याद कैसे हो, याद करने के लिए भी मैं बता रहा हूँ, कुछ रखना नहीं है ना। अब आपको पहले ये बता देता हूँ मैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण क्या होता है, आयतन क्या होता है, ये चीजें बताइए। जैसे आपको ये डिब्बी दिख रही होगी, सभी को, सबको दिख रही है। इसका आकार कैसा है, घनाभ है ना, ये घनाभ है क्योंकि इसकी लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग, ठीक है। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई प्रत्येक समान हो तो उसको घन बोला जाता है, वरना घनाभ बोलेंगे। घन कब बोलेंगे, जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही समान हो, तीनों में से अगर एक भी अलग हो तो घनाभ, ठीक है। और ये तो लंबाई अलग है, चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई ऊंचाई समान जैसे दिख रही है लेकिन लंबाई अलग है, ठीक है। चलो ये घनाभ है। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इधर ध्यान लगाना। इस ढक्कन को इस वाले, मतलब ऐसे खड़ी अगर पेंदे को और इस ढक्कन को छोड़ दे,
और ये चारों तरफ जितनी जगह को हम छू सकते हैं उसे क्या बोला जाता है? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्र। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? इसके अंदर ये पैंदा भी आ गया, ये ढक्कन भी आ गया, पैंदा भी आ गया और ढक्कन भी आ गया, तो ये क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठ। मतलब जितनी जगह को हम छू सकते हैं, जितनी पूरी जगह को वो सारा क्षेत्रफल है, जितनी जगह को छू सकते हैं वो सब क्या है? क्षेत्रफल। लेकिन वक्र और संपूर्ण दो होते हैं। वक्र तो क्या, नीचे का पैंदा और ऊपर का ढक्कन हटा दो, केवल ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल ही वक्र पृष्ठ होगा। जैसे एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो कौन सा होगा? वक्र पृष्ठ। और आधार का ये नीचे का जो बैठते हैं फर्श का और छत का क्षेत्रफल भी इसमें ऐड कर देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ। ये बात समझ में आई? चलो अब जैसे बेलन है, सबसे पहले बेलन का बनवा देता हूं मैंने। बेलन, अब बेलन में भी क्या होता है? जैसे मार्कर आपको दिख रहा है, ये सब ये हटा दूं तो बेलनाकार आकृति का दिख रहा है। ये चारों तरफ की जगह को, जितनी जगह को हम छू सकते हैं, ये क्षेत्रफल है, ऊपर और नीचे जितना भी छू सकते हैं। लेकिन वक्र और संपूर्ण में फर्क क्या है? ये चारों तरफ का वक्र और ये ढक्कन और पैंदा और ऐड कर दिया जाए क्षेत्रफल में तो संपूर्ण। ये बात सबको समझ में आ गई? वक्र और संपूर्ण में फर्क सब समझ गए? क्षेत्रफल आप समझ गए क्या होता है? जितनी जगह को छू सकते हैं। लेकिन क्षेत्रफल के अंदर भी दो प्रकार के, वक्र और संपूर्ण। वक्र क्या? साइडों का, संपूर्ण क्या? ऊपर का ढक्कन और नीचे का पैंदा भी ऐड कर देते। ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है। और आयतन और समझा दे तो आयतन क्या होता है? जैसे इससे समझा दे दो, इसके अंदर कितनी जगह है ना, चाहे उसके अंदर पानी भरा जाए, चाहे उसके अंदर मिट्टी भरा जाए, लेकिन जितनी क्षमता इसके अंदर भरने की वही आयतन कहलाएगी। समझ गए है ना भाई? इस आयतन कभी बदलता नहीं है। जैसे अगर ये ठोस होता, मान लो ये ठोस होता है ना, इसको हम जैसे ये ठोस इस टाइप का मिट्टी का बना होता, हम उस पिघला को उसको पिघला के अन्य आकृति में डाल सकते हैं। अन्य आकृति में डाल देते तो भी आयतन तो उतना ही रहता, लेकिन क्षेत्रफल बदल जाता है। कैसे? जैसे मान लो एक ठोस है, लोहे का है ना, मान लो ये लोहे का है और ठोस है, इसको पिघला के गर्म करके पिघला के बारीक चद्दर बनाया जाएगा तो ज्यादा इतना बड़ा चद्दर भी बना सकते हैं ना, बारीक सा बहुत बड़ा बना सकते हैं, इतना बड़ा बना सकते हैं। मोटाई कम करेंगे तो ज्यादा बड़ा होगा, मोटाई ज्यादा होगी तो छोटा होगा। तो मोटाई कम कर दिया बहुत बड़ा बनाया तो ज्यादा जगह घेरेगा ना, इसकी तुलना में ज्यादा जगह घेर रहा है ना, तो क्षेत्रफल तो बदलेगा, लेकिन उसका भार तो उतना ही रहेगा। आयतन और भार वैसे तो अलग अलग होते हैं, द्रव्यमान और भार भी अलग होते हैं, लेकिन हम भार से रिलेटेड मान रहे हैं इसको, है ना। भार की जैसे भार भी यहाँ एक ही जगह पे भार बदलता नहीं। भार कब बदलता है? जैसे पृथ्वी से चंद्रमा पे जाके किसी वस्तु को तोले, अन्य जगह जहाँ गुरुत्वाकर्षण में बदलेगा तो भार बदलेगा। लेकिन एक ही जगह जैसे हम यहाँ पे, यहाँ किसी वस्तु को कोई सा भी आकार देके तोले तो भार थोड़ी बदलेगा। इसी प्रकार आयतन नहीं बदलता, भार से रिलेटेड समझो आप, है ना। लेकिन भार से रिलेटेड का भी जब गुरुत्वाकर्षण मान रहेगा तो ठीक है। अब क्षेत्रफल बदल सकते हैं। ये लोहे का था, मान लो सोने का है, सोने का तो आपको पता है 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, लगभग 1 किलोमीटर के लगभग, है ना। तो इतना सा बारीक सा 1 ग्राम सोना थोड़ी जगह घेर रहा है, 1 किलोमीटर तार फेंक दिया तो बहुत जगह घेरेगा, और इसकी चद्दर बना दिया तो और भी। अब ये ठोस था लोहे का, इसकी चद्दर बना दिया, ज्यादा जगह घेरेगा, इतनी नहीं, इतना लोहे से तो इस पूरे व्हाइट बोर्ड पे आ जाए, इतनी चद्दर ही बन सकती, बारीक बना तो ज्यादा जगह घेरेगा, है ना। हाँ, क्षेत्रफल कमती या बढ़ती हो सकता है आकृति बदलने पर, लेकिन आकृति बदलने पर आयतन नहीं बदल सकता। अगर ये मिट्टी की है, इसका भार जैसे मान लो 50 ग्राम है, तो कोई सी भी आकृति दो 50 ग्राम ही रहेगी। उसी प्रकार आयतन भी कोई सी भी आकृति दो 50 ग्राम। आयतन ग्राम में नहीं तोला जाता, आयतन मीटर क्यूब में तोला जाता है, मीटर क्यूब में मापा जाता है, ठीक है। तो आयतन भी नहीं बदलेगा, समझ गए ना। इसके अंदर कितना पदार्थ आ सकता है वही आयतन है, ठीक है। धारिता और आयतन रिलेटेड है ना। धारिता का मतलब, धारिता किसे बोलते हो? इसकी धारिता ज्ञात करो तो क्या ज्ञात करना होगा? आयतन, ठीक है ना। धारिता तो कितना पदार्थ आ सकता है वही धारिता है, समझ आ गया। चलो
बेलन से समझाता हूँ। आयतन और क्षेत्रफल में फर्क समझ गए आप? आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल में भी वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों समझ गए। अब बेलन बनाता हूँ। जैसे मैं बेलन बना रहा हूँ ना, ये एक बेलन है, ठीक है? ये बेलन है ना? जैसे बड़ी आकृति आपको समझ लेना, ठीक? बेलन में क्या होता है, जैसे ऊपर का अब बना रहे, सबसे पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक बात बताओ, आधार में कैसे आकृति है? वर्ताकारी तो होती है बेलन के आधार में, वर्ताकारी होती है। बेलन क्या होता है? जिसमें ऊंचाई और त्रिज्या हो। और बेलन के एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे ये मार्कर बेलनाकार है, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, ये सब बेलनाकार है ना। और बहुत सारी आकृतियां है, जैसे बेलनाकार टैंक बनाया होता है जिसमें पानी भरते हैं, पानी भरने का होता है ना गाँव में बेलनाकार, जमी के ऊपर। और जमी के अंदर बनाते वो कौन सी आकृति का बनाते? ज्यादातर घनाभाकार है ना। तो बेलनाकार टंकी होती है पानी भरने की, बहुत जगह होती है, ऊपर पानी भरते हैं, बेलनाकार ही होती है ना। चाहे ऊपर का हिस्सा ऐसे घुमा हुआ, लेकिन आधी तो बेलनाकार होती है ना। तो बहुत सारी चीजें आपने देख रखी है ना बेलनाकार। चलो, अब उसमें त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या होती है और ऊंचाई होती है। आप बुझो, जैसे आप सोचो क्या बारीक चद्दर काट दिया जाए वर्ताकार, क्या बेलनाकार होगी या नहीं होगी? किसकी? जैसे लोहे की बारीक चद्दर है, बारीक चद्दर, अगर उसको मैं ऐसे काट के रख दिया तो ये कौन सी आकृति होगी? बेलनाकार। फिर वर्ताकार क्यों? हाँ, बेलनाकार क्यों होगी? क्योंकि इसमें ऊंचाई है, चाहे थोड़ी हो, ऊंचाई तो है ना, जिसके अंदर ऊंचाई और त्रिज्या हो बेलनाकार है ना। और अगर ऊंचाई नहीं है, जैसे इसके दोनों पृष्ठ है, एक इधर एक पीछे की तरफ, दोनों पृष्ठ वर्ताकार है। जैसे मैं बोलूँ ये व्हाइट बोर्ड कैसा है, अब सामने का पृष्ठ आयताकार है, लेकिन पूरा व्हाइट बोर्ड तो घनाभाकार है, क्योंकि इसके अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना। तो व्हाइट बोर्ड कैसे है? घनाभाकार। ये बात समझ गए? हाँ, समान नहीं है तभी तो घनाभाकार है, वरना तो घनाकार होता। लेकिन पृष्ठ क्या है? आयताकार। तो ये जैसे मैं बारीक चद्दर को काट दूं ना, बारीक लोहे की चद्दर से ऐसे वर्ताकार काट दूं, तो वो भी बेलन हो गए, क्योंकि उसके अंदर भी ऊंचाई है ना। और इसका दोनों पृष्ठ वर्ताकार होंगे। आप ये बात समझ गए? चलो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इन तीनों लाइनें से बनेगी सूत्र। चलो, वक्र पृष्ठ आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई है ना। आधार में क्या है? वृत्त, और वृत्त का परिमाप क्या है? 2 पाई r। ऊंचाई क्या है? बन गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। आयतन बनाओ या पहले संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। चलो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r है, प्लस 2 इंटू आधार में क्या है? वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। ये बन गए। इसको और छोटा बना सकते हैं, 2 पाई r तो कॉमन ले लो, 2 पाई r तो ले लिया कॉमन, बच गया क्या? इधर तो h, इधर r स्क्वायर 2 बार है तो 1 r बच गया ना। 2 पाई r h प्लस r, ये संपूर्ण पृष्ठ होगा। अगर आपको ये कॉमन लेके नहीं कर सकते तो ये यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बेलन का बन गया। अब आयतन, आयतन बेलन का आयतन यहाँ पढ़ो। आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। आधार में क्या है? वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर इनटू ऊंचाई। जोर लगा दो, बन गया आयतन। समझ में आएगा बेलन का? वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन, बेलन समान। अब इससे रिलेटेड करेंगे बेलन से। पहले पूरे सूत्र समझा देता हूँ प्रत्येक आकृति से। बेलन का आपको समझ में आ गया। चलो, इधर मैं करवाता हूँ बेलन के बाद में घन का करवा देता हूँ। घन,
अब घन क्या करती कैसी होती है? ये घनाकार आकृति है, ठीक है। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? बराबर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है? बराबर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें तो आपको एक चीज दिख रही है, प्रत्येक पृष्ठ किस आकृति का है? वर्गाकार। याद रखना, घनाभ का पृष्ठ आयताकार होता है और घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। घनाभ का हो सकता है कि 2 पृष्ठ वर्गाकार हो, लेकिन घनाभ में 2 से ज्यादा वर्गाकार नहीं होते पृष्ठ, ठीक है ना? समझ गए? लेकिन घनाभ के पृष्ठ आयताकार होते हैं और घन के संपूर्ण पृष्ठ वर्गाकार होते हैं, प्रत्येक पृष्ठ। अब कितने फलक होते हैं यहाँ पे देखो, 1 2 3 4, तो ये एक इधर 5 और एक इधर 6। घन और घनाभ दोनों में ही 6 फलक होते हैं, ठीक है। 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक वर्गाकार है। तो एक बार बताओ, 6 फलक होते हैं, ऊपर का हिस्सा छोड़ना है वक्र पृष्ठ में, नीचे का छोड़ना, केवल चारों दीवारों का तो चाहिए, तो 4 फलक होगा चाहिए। एक फलक का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, है ना? यही तो होता है। तो 4 फलकों का 4 भुजा स्क्वायर। ये बात समझ में आई ना? क्योंकि एक फलक में एक वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, 4 वर्गों का क्षेत्रफल 4 भुजा स्क्वायर, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब आपको कि सर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपने बोला था कि आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, चलो ये भी कर सकते हो। आधार का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा। ऊंचाई क्या है? ऊंचाई भी भुजा है, तो अभी क्या हो गया? 4 भुजा, 4 भुजा, है ना? समझ में आया ना? अगर आप ऐसे बनाना चाहो तो भी बन सकता है। ये हो गया घन का वक्र। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिख तो रहा है ना? ये सब वीडियो में सब दिख रहा है? हाँ सर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब कितने वर्ग होते हैं? पूरे के पूरे 4, तो ये हो गए, एक नीचे 5 और एक ऊपर 6। एक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 6 वर्गों का 6 भुजा स्क्वायर, किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको कि सर हम तो इससे बनाना चाहिए, इससे बन जाएगा, है ना? 4 भुजा स्क्वायर तो आ गया था। 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, जैसे 4 भुजा स्क्वायर था प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, आधार में क्या है? वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, लेकिन 2 इंटू, तो 4 2 6 भुजा स्क्वायर बन गया ना? घन में तो आपको यही देख के बन जाएगा कि प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार है, इसलिए सीधा आसान होगा। अब घन में क्या क्या पाया जाता है? चलो, सब वक्र पृष्ठ हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया, आयत, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यही तो होता है। आधार का क्षेत्रफल क्या? भुजा स्क्वायर इंटू ऊंचाई, लेकिन इसमें ऊंचाई और भुजा एक ही बात है, क्योंकि प्रत्येक बराबर होती है, प्रत्येक बराबर होती है तो एक ही नाम दे दो सभी को, चाहे सभी को ए नाम दे दो, चाहे सभी को भुजा नाम दे दो, यानी तो ऊंचाई भी भुजा की बराबर ही होगी, क्योंकि अलग अलग तो होती ही नहीं है। तो घात 2 घात 1 गुणा में घात जुड़ जाती है, तो भुजा क्यूब आयतन हो। चलो घन का खेल, एक चीज और बच गई, घन का विकीर्ण। अब विकीर्ण क्या चीज होती है? ऐसी जगह, मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी छड़ी रखना हो जो इसके अंदर है। जैसे रूम है जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है? जैसे मैं आपको इस रूम में पढ़ा, इस रूम में सबसे बड़ी छड़ कहाँ से रख सकते हैं? एक तरफ नीचे वाला कोना और दूसरी तरफ ऊपर वाला कोना, है ना? जैसे इसमें ऐसे होता है ना, जैसे एक ऐसे बना देता हूँ मैं, ऐसा घन बना देता हूँ जिसमें सारी भुजा आपको दिख जाए, है ना? इसमें सारी भुजा दिख रही, सारी भुजा ये दिख रही है। अगर मैं यहाँ से यहाँ बढ़ाऊं तो क्या ये विकीर्ण हुआ? क्या नहीं, ये तो सिर्फ नीचे का आधार है, उसका विकीर्ण है। घन का विकीर्ण तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इस कोने से उस कोने तक, इससे लंबी छड़ी इसमें नहीं रखी जा सकती। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आई क्या ये बात? इधर ये कोना तो सामने वाला ऊपर वाला कोना, सामने नीचे नहीं, सामने ऊपर वाला कोना। जैसे इधर का कोना नीचे का तो उधर वाला कोना ऊपर का, है ना?
ये होता है घन का विकीर्ण। चलो ये लिख देता हूं मैं आपको, ये लिख देता हूं, घन का विकिरण √3 इंटू भुजा, ये आपको याद करना है, ठीक है। √3 इंटू भुजा, या भुजा √3 बोल दो, ठीक है। घन भी हो गया। अब बेलन को मैं मिटा दूं, उतार लो सब, उतार। घन आपकी आकृति बना रहा हूं मैं, जैसे आपको दिख रही होगी, है ना, जैसा भी बन गया टूटा हुआ घनाभ, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कमरा, जैसे हमारे इस रूम की आकृति भी घनाभाकार है, ठीक है। घनाकार तो है नहीं भाई, दीवारें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती तो घनाकार होती, वरना क्या है घनाभ, अलग अलग है। घनाभ का वक्र पृष्ठ, यहाँ लिख देता हूँ वक्र पृष्ठ, यहाँ लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बताया गया था, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आधार में क्या है 2 इंटू, जो आधार में आयत है, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है इंटू एच, कर दो। वक्र पृष्ठ बन गया आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूरा लिख दो। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल, ये होता है। जैसे वक्र पृष्ठ का 2 एल प्लस बी इंटू एल प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी, ये होगा। लेकिन इसको सभी को सोल्व करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आएगा 2LB प्लस BH प्लस HH। अब इसको याद कैसे किया जाएगा, बहुत आसान है। जैसे LBH लिख दिया, दो कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HH। किसी को याद करने में कोई समस्या नहीं है कि तीनों को लिखा LB BH और HH। दो गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। और आयतन, आयतन क्या होगा LBH, लंबाई टू चौड़ाई टू ऊंचाई। कैसे हुआ, आयतन पे दे रखा है ना कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ऊंचाई से और गुणा कर दिया तो बढ़ गया आयतन बस। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार में क्या है आयत, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर ऊंचाई और लगा दे तो क्या बन गया आयतन, बन चुका है। अब क्या बचा विकर्ण, विकर्ण √L² प्लस B² प्लस H², ये आपको याद कर लेना है, और सारे बढ़ रहे हैं। ये तो गया आपके घनाभ। इधर करवा देता हूं मैं, बेलन हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, शंकु करता हूं। शंकु, ठीक, आप समझते हो शंकु कैसा होता है, नीचे से वर्त और ऊपर से बर्थडे केक है ना, बर्थडे केक, वो बर्थडे की केक होती है ना, बर्थडे वाली केक। बहुत सारे उदाहरण है, जहाँ ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ ऐसे पेड़ भी होते हैं शंकु आकार, ताकि बर्फ की सलगे नीचे आ जाए, है ना। जो हम आइसक्रीम खाते हैं ना, बहुत सारे उदाहरण है शंकु के, आप जानते हो। इंग्लिश में कौन बोला जाता है इसको, जैसे मेहंदी बनाने का भी तो आता है ना, वो शंकु आकार आकृति में मेहंदी को डाल दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण है, तो ये शंकु आ गया। अब शंकु का सबसे पहले याद करते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आप याद कर लेना पाई आ रहे हैं, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, अब संपूर्ण पृष्ठ जैसे शंकु है, नीचे का आधार को छोड़ के जो क्षेत्रफल है वो तो वक्र पृष्ठ हो गया, आधार को जोड़ दिया, इसमें ऊपर नीचे तो है नहीं भाई, नीचे पहला ऊपर
ऊपर तो पेन चोंच के जैसा होता है। तो वक्र प्रश्न में आधार का जोड़ लेंगे तो संपूर्ण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये नीचे वर्त है ना, वर्त का और जोड़ देना। अब आप सर हमने तो अलग देखा है, चलो अब कॉमन लेके अलग कर लेंगे। अगर कॉमन लेना नहीं आता तो इसमें मान रख के कर लेना, आप आसानी से कर पाओगे। अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर कॉमन ले लो, पाई आर इधर क्या बच गया एल और इधर क्या बच गया प्लस आर, क्यों आर का स्क्वायर है। एक आर कॉमन ले लिया तो एक तो बच गया ना भाई, कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं, पाई आर से पाई आर कटा तो एल बचा, इधर भाग गया तो आर स्क्वायर इसलिए एक आर बच जाएगा। ठीक है चलो शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब शंकु का आयतन निकालते हैं। आयतन एक बात बताऊं, जैसे एक बेलन है, देखो आयतन कुछ भी रटना नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा ना। बेलन का याद हो गया तो इसका भी हो जाएगा। ये बेलन है, अगर मैं इसमें से शंकु काट दूं, एक बेलन था, जैसे आपको यहाँ पर बेलन ही दिख रहा है, अब तो बेलन ही दिख रहा है ना। अगर मैं ऐसी आकृति शंकु आकार काट दूं इसके अंदर से, एक इधर शंकु एक ये बीच वाला एक, तीन शंकु आकार बनेगा, तीनों का आयतन बराबर बराबर होगा। ये याद रख लेना, तीन बनेंगे, तीनों का बराबर बराबर होगा। तीन में से कितना हिस्सा, एक हिस्सा। बेलन का आयतन क्या था 2 पाई आर एच, ये था ना। लेकिन हमें तो तीन, एक बेलन में 300 को बढ़ते है ना, आयतन सॉरी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर है ना, आधार का क्षेत्रफल होगा। ठीक है अब एक बात बताओ, बेलन का आयतन था ये तो, ये बेलन है, लेकिन हम शंकु काटे तो तीन कटे, तो 3 1/3 से गुणा कर दो, या भाग दे, ऐसे भी 3 लिख सकते हो आप, बटा 2 है ना। पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 लिख दो, ये 1/3 3 बटा में रहना चाहिए बस, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख दो। समझ में आया ना। शंकु का आयतन, वक्र पृष्ठ हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया, आयतन हो गया, इसमें कोई मीटिंग वगैरह तो हो ही नहीं सकता है ना। तो ये शंकु भी समाप्त हो गया आपके। ठीक है अब शंकु के बाद में इधर और जगह बच रही है, यहाँ कर देता हूं मैं गोला। ये गोला हो गया स्फेरो। ठीक है अब गोले के आप बहुत सारे एग्जांपल जानते होंगे, कौन कौन से, जैसे बॉल हुई क्रिकेट खेलने की, फुटबॉल होता है खेलने का, वॉलीबॉल होती है, ये सब कैसे आकृति है गोलाकार है ना। फुटबॉल हुई, बॉल हुई, बहुत सारी आकृति है ना। और कंची खेलते हो आप वो, और बहुत सारी अमरूद सेब, पूर्णतः गोलाकार नहीं है ना, लेकिन गोले की तरह दिखता है, लेकिन गैर तो हुई ना। चलो अमरूद सेब ऊपर से बात है, अमरूद से ऊपर से थोड़े चपटे होते हैं, नारंगी तो हाँ नींबू बॉल होता है ना, लेकिन बॉल होते हैं खेलने को बिल्कुल गोलाकार। चलो बहुत सारे एग्जांपल आप जानते हो। ठीक है चलो आप जानते हो, जो बताया था 1-2 एग्जांपल से आप समझ गए कैसे होते हैं। अब बहुत सारे होते हैं, आप ढूंढ लेना। चलो अब गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपको याद करना है, 4 पाई आर। एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 वृत्तों के बराबर होता है, याद कर लेना। अगर मैं इस गोले को ऐसे 4 भागों में काट दूं तो एक हिस्सा जो बाहर का, अंदर का कटा हुआ नहीं, बाहर का, एक वर्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अगर जैसे काटने की चीज नहीं है, वरना और भी अच्छी तरह समझा पाता, लेकिन समझ गया आप है ना। काटने की क्या चीज चाहिए आपको, अमरूद होना चाहिए जो मोटा सा हो, जिसको काट के काटने की चीज, चाकू नहीं, चाकू तो मिल जाएगा, लेकिन किस चीज को काटने। चलो छोड़ो, आप समझ गए ना बातें नहीं। आपको समझ आ गया कि गोले, एक गोले का क्षेत्रफल 4 वृत्तों के बराबर होता है। ठीक है अब गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब।
यहाँ पर गोला समाप्त हो गया, क्षेत्रफल हो रहा है। अब अर्धगोला चलेगा। आप चाहे तो इसको उतार लो एक बार, फिर नीचे दिख रहा है क्या बोर्ड? थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है। चलो यहाँ उतारो एक बार। देखो गणांक को यही लिख लेना है ना, यहाँ ही लिख लेना। गणांक को यही लिख लेना, यहाँ लिखा है लेकिन यहाँ सकता नहीं। देखो आपको यहाँ पे तो आपको यहाँ संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है 4 पाई आर स्क्वायर। आपको सर यहाँ वक्र पृष्ठ क्या होगा? गोले का वक्र पृष्ठ नहीं होता। वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ दोनों सेम होते हैं, क्योंकि इसमें कहीं आधार होता है क्या गोले में? इसको तो कहीं से भी नीचे निकालो, कहीं इसका आधार होता है क्या? नहीं होता ना, इसलिए संपूर्ण वक्र समान होगा, आयतन होगा। अब ये मिटा के देखो, आप देखो अर्धगोला। अर्धगोला क्या होता है? एक गोले का कटा हुआ भाग। जैसे एग्जांपल दूं तो जैसे नारियल है, नारियल को बीच में से फोड़ दिया जाए तो आधा दिखता है। जैसे बॉल होती है टेनिस की, बीच में फूट जाती है तो 2 टुकड़े हो जाते हैं ना, आधा गोला बच जाता है ना। अब अर्धगोला ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है ना? दोनों के अलग अलग होंगे, ठोस का भी और खोखला का भी। ऐसे बेलन, शंकु, गण और गणांक सबके ठोस और खोखले के अलग अलग होते हैं। वो भी जैसे क्वेश्चन आएंगे समझाऊंगा, ठीक। चलो इधर देखो, अर्धगोला। अर्धगोला का आयतन क्या होगा? आयतन, आयतन आप समझते हो, आयतन आप उससे रिलेटेड समझो धारिता या द्रव्यमान से। वैसे भार तो बदल जाता है लेकिन आयतन कभी नहीं बदलता, द्रव्यमान भी कभी नहीं बदलता। कहीं पर भी ले जाओ, चाहे यहाँ चाहे चांद पे ले जाके ले जाओ, चाहे मंगल ग्रह पे ले जाओ, कहीं नहीं बदलेगा। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता ना, तो आप आयतन को उससे रिलेटेड समझो। वैसे ये धारिता होती है, अलग होती है ना, क्योंकि खोखला है तो उसके अंदर कितना सामान आ सकता है वही उसका आयतन, ठीक है। चलो आयतन क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यू। बात समझ में आ गई? क्यू संपूर्ण गोले का आयतन क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो उसका आधा करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। अब आप यहाँ आयतन का मतलब अब इससे भी आधा कर दो तो आयतन और आधा हो जाएगा ना, 1/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा ना। अभी अर्धगोले का कर रहे हैं। चलो आयतन तो ये हो गया। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें तो वक्र पृष्ठ होगा, क्यों? क्योंकि इसमें आधार है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसमें आधार है ना, आधार है इसमें। चलो आधार है तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों होगा? संपूर्ण गोले का क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण गोला ऐसा था, मैंने यहाँ से काट दिया, संपूर्ण में ये इधर वाला हिस्सा गया आधा, तो आधा ही तो बचा। संपूर्ण का 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का 2 पाई आर स्क्वायर का होगा। कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई रटना नहीं, आपको समझ आ रहा है जी। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सॉरी वक्र का तो लिखो जैसे संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अब ये 3 कहां से आ गया? पूरा गोला था, आधा काट दिया, पूरा गोले का 4 पाई आर स्क्वायर था, जितना छू सकते थे वो। अगर जैसे कोई काटने की चीज हो तो बहुत अच्छी तरह समझा पाता, यहाँ भी आप समझ जाओगे। चलो ध्यान लगाना, ठीक है। टाइम नहीं है अभी लाने का, सुबह याद नहीं है लाने। चलो आप देखो, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह, आप ध्यान लगाना। क्षेत्रफल जितनी जगह को छू सकते थे, चलो ये गोला काट दिया, माना ही ठोस गोला है, अंदर से एक नई जगह निकली कि नहीं? और एक नई जगह कैसी आकृति? वर्ताकार। तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये आधा बच गया थी, नया एक वर्त और आ गया इसके अंदर, एक वर्त और आ गया ना, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हुआ नहीं हुआ, इसी वजह से 3 पाई आर स्क्वायर बनता है ना। चाहे आप पहले ऐसे लिख लो, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बराबर क्या बन गया? 3 पाई आर स्क्वायर। वो भी बात में करो है ना। उस खोखले आकृति होगी ना, गोला बेलन जो भी, उसमें 2 त्रिज्या दीजिए होगी, आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या। उसमें अगर आयतन निकालना होगा आपको तो बाह्य त्रिज्या से आयतन माइनस आंतरिक त्रिज्या के द्वारा आयतन, ये करना होगा, ठीक है। धीरे धीरे टाइप वाइज सब करवाऊंगा, ठीक।
ये बात समझ में आई क्या यहाँ तक? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर। आयतन हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया, संपूर्ण पृष्ठ। ये अर्धगोले का खेल समाप्त हो गया। यहाँ से अर्धगोला समाप्त। आपके इतने ही क्वेश्चन आएंगे, इतना ही पड़ेगा। अगर जैसे कभी कभार आपको पूछ ले, जैसे एसएससी में आधे से आधे गोले का भी पूछ लेते, आपके रेलवे में नहीं पूछा करता। मान लो कभी पूछ ले आधे से भी आधा गोला है ना, तो इसका क्या होगा? वक्र पृष्ठ तो क्या होगा इसका? ये गोले का 1/4 भाग है, गोले का 1/4 भाग, 1/4 भाग, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो, ये आपकी किताब में नहीं दिया हुआ, लेकिन कभी कभार पूछ लेते हैं तो आप याद कर लो, पाई r स्क्वायर। अब आप कहोगे तो वर्त का है, एक गोले में 4 वर्तों के बराबर क्षेत्रफल होता है, तो 1/4 कर लिया तो वक्र पृष्ठ एक वर्त का ही बचेगा ना। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ये आधा पूरा मिलके एक वर्त और जुड़ जाएगा इसमें, टुकड़े नया भाग निकला ना, ये नया भाग एक वर्त के बराबर निकल जाएगा। तो 2 पाई r स्क्वायर किसका होता है? 1/4 गोले का संपूर्ण पृष्ठ। और आयतन क्या होगा? आयतन क्या होगा? 1/4 गोले का आयतन, मतलब आधे गोले का तो 2/3 था, तो 1/4 इसका भी आधा आयतन है ना, 1/3 पाई r, ठीक है। लिख लो, कभी कभार पूछ सकता है, ये वैसे पूछता नहीं है रेलवे में, लेकिन कभी कभार अगर पूछ ले तो